हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक बार फिर विद्यार्थम एकेडमी के महामैराथन में स्वागत है। आज महामैराथन का दूसरा दिन है और अब हम करने जा रहे हैं पोएट्री का चैप्टर वाइज। पोएट्री का चैप्टर वाइज जो है हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के कम से कम 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, उसको सॉर्ट करना सीखेंगे ऑब्जेक्टिव का। इस तरह से हम डेप्थ में समझाएंगे आपको कि लगेगा कि यार सब चीज़ समझ में आ गया। हम हर एक चैप्टर को, चाहे आप पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो की बात करते हैं, चाहे आप दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करते हैं, चाहे आप तीसरा चैप्टर नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की बात करते हैं, चाहे आप चौथा चैप्टर और टू ऑटम की बात करेंगे, चाहे पांचवा चैप्टर एन एपिटाफ की बात करेंगे, चाहे छठा चैप्टर सोल्जर की बात करें, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर शॉर्ट आउट करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। बिफोर सॉल्विंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने से पहले एक बार डेप्थ में समरी में हम देखेंगे भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद्यार्थम एकेडमी की ओर से पोएट्री का महामैराथन, जिसको आप यदि वॉच कर लेते हैं तो आई कैन श्योर यू कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत हद तक क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, लाइन एक्सप्लेनेशन हो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से ही लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है उस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ये स्वीटेस्ट लव का अर्थ होता है प्रिय। आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, ये एक हिंदी मीनिंग है। इससे हमें कोई बहुत इस पर दिमाग नहीं लगाना है। ये एक लव लेटर है। एक्चुअली जॉन डॉन जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जो राइटर थे जिनका नाम था जॉन डॉन। क्या नाम था? जॉन डॉन। जब ये लंदन से, जब वो जर्मनी, इंग्लैंड से, कहाँ से जी? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से जर्मनी जा रहे थे, गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। तो जर्मनी से, कहाँ से? जर्मनी से वो इंग्लैंड अपने बिलव्ड को, किसको जी? ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि जॉन डॉन रोट अ लेटर टू हिज वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, बिलव्ड। तो किसको जी? बिलव्ड को एक लेटर लिखता है। उस लेटर को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लेटर शायद कहा जाता है कि 1911-12 ईस्वी के आसपास 1611-12 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। इस लव लेटर में लाइफ के प्रेम की उस गाथा को बताया गया है जिसमें त्याग भी है, जिसमें समर्पण भी है, जिसमें एक दूसरे को मोटिवेट करने की हर तरह की ख्वाबी भी है, जिसमें एक दूसरे को समझते हुए जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत भी है, जिसमें ऐसा अटैचमेंट है जिसमें एक का कुछ गलत करने का प्रभाव दूसरों को भुगतना होता है। ऐसा फीलिंग है, ऐसा अटैचमेंट है। इस बात को दिखाते हुए अपने बिलव्ड को जॉन डॉन मोटिवेट करते हैं। वही लव स्टोरी, वही लव लेटर हम लोग पढ़ते हैं जो हमें कहीं ना कहीं पैसिनेट करता है लाइफ को जानने में, समझने में। चलिए, उतने डेप्थ में हम जब चैप्टर पढ़ाए थे तो हम बात किए हुए थे। अब आते हैं जो हमारा राइटर है जिनका नाम है जॉन डॉन। इनका जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1631 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इन सारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जॉन डॉन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते थे। और चूंकि ये जो लिखते थे, ये लिखते थे लिरिकल एंड सैटिरिकल। सैटिरिकल, लिरिकल कहेंगे सर। लिरिकल क्या होता है? तो लिरिकल में हमका अर्थ होता है कि संगीत के अर्थ में, गीतवाद में लिखते थे। और सैटिरिकल माने व्यंग्यात्मक लिखते थे। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि जॉन डॉन वाज इज अ राइटर इन टोन ऑफ लिरिकल एंड, तो यदि लिरिकल है तो सैटिरिकल हो जाएगा, या कई बार लिरिकल सैटिरिकल ना लिख करके लिख देगा जॉन डॉन वाज अ पोएट, तो क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल पोएट। एक्चुअली इनका जन्म जो है ये रोमन कैथोलिक फैमिली में ये जन्म लिए थे। किसमें जी? रोमन कैथोलिक फैमिली। एंड हिज फादर, इनके जो पिताजी थे, हिज फादर
वाज अ ट्रेडर। इनके पिताजी, एक देखिएगा यहाँ हर एक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर निकल के आएगा। ट्रेडर था एंड ही फोर्स्ड, उनको दबाव डाला गया था टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या करने के लिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए, यूनिवर्सिटी। और ये छोड़े थे क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, he forced to leave ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अपने धर्म की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको क्या करना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था। और लेटर ऑन बाद में जो इन्होंने स्टडी करा था, बाद में जो इन्होंने स्टडी करा वो क्या हुआ था? लेटर ऑन इन्होंने जो स्टडी करी थी, जब इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया तो इन्होंने लॉ और थियोलॉजी, लॉ माने होता है कानून, थियोलॉजी माने धर्मशास्त्र की स्टडी करी थी। कौन? जॉन डॉन ने। जॉन डॉन एक जो है उन्होंने वर्क किया था नेवल एक्सपेंडिचर के रूप में। किसके रूप में? नेवल एक्सपेंडिचर के रूप में काम किया था, जिसको हम कहते हैं पनिया जहाज में काम करने वाले। और ये जो है एक पावरफुल नॉवल का, एक बहुत ही पावरफुल नॉवल का, किसका? पावरफुल नॉवेल का क्या बन गया था? सेक्रेटरी बन गया था। क्या बन गया था? सेक्रेटरी बन गया था। दैट जॉब ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, जिस जॉब को उसे अपने धर्म की वजह से, दैट जॉब ही लॉस्ट, जिस जॉब को उसे छोड़ना पड़ा था। वो इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि ही गॉट, उसने शादी कर लिया था सिक्रेटली। सिक्रेटली माने चुरा करके। विद पैटर्न्स, पैटर्न्स माने होता है आश्रयदाता के। अनीस माने या तो भांजी कहे या भतीजी के साथ शादी कर लिया था। ये शादी किया था 1615 ईस्वी में, एडी में। और एज उस समय जो था एट द एज ऑफ 42, उसमें जॉन डॉन का एज 42 साल था। और जिस शादी की क्या हुआ था उस ईयर का नाम था 1615 ईस्वी में। जॉन डॉन जो है लेटर ऑन बाद में जब वो शादी कर लिए थे तो ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, उन्होंने ऑर्डिनेशन स्वीकार किया था, धर्म गुरु बनना स्वीकार किया था एंग्लिकन चर्च में। कौन से चर्च में? एंग्लिकन चर्च में। एंड सून, जल्दी ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, वो अपने टाइम के एक महान प्रीचर बन गए थे। एंड ही ब्रोक ऑल द प्रैक्टिकल ट्रेडिशन, उन्होंने सारे पुराने प्रैक्टिकल ट्रेडिशन, पूछता रहता है प्रैक्टिकल ट्रेडिशन, सारे पुराने विधि को क्या कर दिया? तोड़ दिया। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ कोलेक्वल टोन, और उन्होंने कोलेक्वल टोन, आम जन की भाषा में उन्होंने पोएट्री को लिखना, चीज़ों को लिखना प्रारंभ किया था। ये जॉन डॉन के बारे में है। जॉन डॉन जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बाद में क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। और क्या एक्सेप्ट किया था? ऑर्डिनेशन। जिसको पूछ देगा, जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन चर्च। किसमें जी? चर्च में। कौन चर्च? एंग्लिकन चर्च में उन्होंने ऑर्डिनेशन स्वीकार कर लिया था। जॉन डॉन, ये जो कविता है, लेटर, लव लिरिक्स जो लेटर है इनका, जो अपनी वाइफ को लिखता है, इसमें टोटल 5 स्टेंजा है। और पहले स्टेंजा में कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो टू यू, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। फॉर द वियरनेस ऑफ यू, मैं तुमसे, वियरनेस माने तंग होकर दूर नहीं जा रहा हूँ। नो इन द होप, और न इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि इस दुनिया में अब फिटर लव, तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मुझे मिलेगा। बट वही एक्सेप्ट, वो स्वीकार करता है। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। सो ही वांट टू फिंड बाय डेथ टू डाई, वह जीने का रिहर्स करना चाहता है, मरने वाले का नाटक करना चाहता है कि आदमी मरता है तो फील क्या करता है। इसी तरह से स्टेंजा नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेंजा नंबर 2 में कहता है द सन हैज सेंस, द सन हैज नॉट सेंस नॉर डिजायर, सन्स के पास न तो, सन के पास न तो सेंस है ना ही डिजायर है, लेकिन मेरे पास सेंस भी है और डिजायर भी है। दैट सेंस एंड डिजायर मोटिवेट्स मी टू मीट यू, वो मुझे मोटिवेट करता है, मुझे प्रेरित करता है कि मैं तुमसे मिलूं।
अगला तीसरा स्टेंजा में कहता है कि देखो मैंस पावर इज वेरी वीक, आदमी का जो पावर है ना वो वेरी फीबल है। फीबल माने क्या होता है? वीक। बुक में फीबल लिखा हुआ है। कहता है वंस वी लूज आवर टाइम, एक बार यदि हम टाइम खो देते हैं, वी कैन नेवर रिकॉल, हम उसको कभी वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो वी मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग। चौथा स्टेंजा में वो बताने की कोशिश करता है कि जो तुम फील करती हो ना वैसा ही मैं फील करता हूँ। कहता है जब व्हेन यू फाइस्ट, जब तुम हिचक हिचक के रोती हो, यू फाइस्ट नॉट विंड, तुम हवा नहीं लेती हो, यू फाइस्ट माई सोल अवे, तुम मेरे धड़कन को खींचती हो। एंड व्हेन यू वीपस्ट, जब तुम रोती हो तो यू फील योर आइज से जो है आंसू गिर रहा है, बट तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहा है। आई फील हियर माई ब्लड डोथ डिके, मेरे शरीर का खून डोथ माने बूंद बूंद करके डिके कर रहा है। यू लव्ड मी, यू फेड मी, तुम कहती हो यू लवस्ट मी, तुम मुझसे प्रेम करती हो, और यदि तुम मुझे प्रेम करती हो तो इस तरह से तुम मेरा ख्याल रखती हो। कहता है सी डेस्टिनी मेक्स अ पार्ट ऑफ अस, हमें यात्रा अलग कर दिया है, बट जो लिव वन अनदर हार्ट, जो एक दूसरे के हृदय में रहता है, नेवर सेपरेटेड, उनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से वो अपनी वाइफ जो बिलव्ड है उनको मोटिवेट करता है जॉन डॉन। तो चलिए इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम वन बाय वन क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है हु वाज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। जस्ट बोले थे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को कौन कंपोज किया जी? जॉन डॉन। किसने लिखा? जॉन डॉन। तो आंसर हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि जॉन डॉन वाज द पाइनियर ऑफ, जॉन डॉन पाइनियर थे, अग्रणी थे। किस तरह के लेखक थे? किस तरह के लेखनी में वो अग्रणी थे, माने अगवा थे? तो क्या थे जी? पहला लिखा वार पोएट जी नहीं थे, वो तो युद्ध जानते ही नहीं थे, नेचर की बातें नहीं करते हैं। वो क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। तो दूसरा का आंसर हो गया सी हो गया। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ? अभी जस्ट बोले थे कि 1572 में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। और 1631 में क्या हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 1572 में जन्म और 1631 में उसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। 1572 ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ, कहता है ध्यान से देखिएगा, हर एक बनेगा। हाउ मेनी स्टेंजा, कितने स्टेंजा है इन द पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में कितने स्टेंजा है? तो कितने स्टेंजा है बाबू? 5। अभी जस्ट बोले थे 5 गो स्टेंजा है। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। मैं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन बनेगा और बहुत बेहतर तरीके से बनेगा। इसलिए बनेगा कि एक बार जब रिकैप आप लोग कहीं पढ़े होइएगा और हम करवा देते हैं तो बच्चा को दिमाग कहता ही माने जॉन डॉन क्या फोर्स टू लीव विदाउट डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ इज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था? उनके रिलीजन की वजह से। कौन सा रिलीजन से थे भाई? तो रोमन कैथोलिक धर्म के थे मानने वाले। कौन धर्म के? रोमन कैथोलिक रिलीजन को मानने वाले थे। अगला ये अगला क्वेश्चन कहता है He got married at the age, सारे अभी जस्ट बोले थे। उन्होंने कब शादी किया था जी? 42 साल के एज में किया था। कब किया था? 1615 ईस्वी में। हालांकि 1631 में वो चल भी गए थे, नहीं समझे? और मजे की बात है उनके 12 बच्चे भी थे। इतने ही साल में इतने हो लिए थे। आंसर बी। तारीफ उतना ही करते हैं जितना कर देना चाहिए। क्या समझे? अगला क्वेश्चन कहता है ही जॉन डॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन फॉर द चर्च। चर्च के लिए ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट करते थे। कौन? एंग्लिकन चर्च या वेल, तो हम अभी जस्ट बोले थे कौन चर्च था जी?
एंग्लिकन चर्च, कौन चर्च? एंग्लिकन चर्च के लिए ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर रहे थे, किए थे। कौन चर्च? एंग्लिकन चर्च के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। जॉन डॉन गॉट मैरिज इन, जॉन डॉन शादी किए, कब किए थे? तो अभी जस्ट बोले थे 1572 ईस्वी में उन्होंने शादी किए हुए थे। अगला ये कहता है जॉन डॉन इज गोइंग, जॉन डॉन जा रहा है, जॉन डॉन इज गोइंग टू लीव हिज वाइफ, जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा है। कहाँ छोड़ के गया है जी? तो वो इंग्लैंड में छोड़ के गया है। अपने कहाँ गया है? तो जर्मनी में गया है। छोड़ कहाँ दिया है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड लेके थोड़ा न गया है, कई आदमी लेवा के चला जाता है। अगर लेवा के नहीं छोड़ के जाना है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, वॉन्ट्स ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, मृत्यु को स्वीकार करना चाह रहे थे। कौन? जॉन डॉन। वही कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। तो हम क्या दे देंगे? जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन कहता है जॉन डॉन थिंक दैट इज सर्टेन, क्या निश्चित है जी? तो डेथ क्या है जी? सर्टेन है, निश्चित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, वो किससे नहीं थके हुए थे जी? तो अपने बिलॉव्ड से जॉन डॉन कभी भी थके हुए नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलॉव्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एड्रेस किया गया है। किसको एड्रेस करता है जी? तो करता है डॉन्स वाइफ को। बिलॉव्ड होना चाहिए लेकिन वाइफ है तो वाइफ रहने देते हैं, सॉरी। नेक्स्ट कहता है अगला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल बिकॉज ऑफ, आदमी के शक्ति को कौन कमजोर करता है? एक दिया है लव, दूसरा दिया है हैट्रेट, तीसरा दिया है विल और चौथा दिया है नन ऑफ दीज। तो आदमी के जो शक्ति को कमजोर करता है वो कौन करता है? वो करता है लव। नहीं जी, हैट्रेट। क्या कमजोर करता है जी? हैट्रेट। घृणा जो है वो मानव के शक्ति को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। अगला देखिए, कहता है कि when you weepest, जब तुम रोती हो। ये बात जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को कहता है। माई लाइफ ब्लड, माई ब्लड डिके। अब ब्लड कौन? डोथ। उसमें एक लाइन है कि माई लाइफ ब्लड डोथ डिके दिया हुआ है। डोथ डिके, डोथ डिके का अर्थ होता है बूंद बूंद करके। क्या जी? बूंद बूंद करके। और डिके माने होता है बर्बाद हो जाना। मेरे जीवन का जो खून है ना वो बूंद बूंद करके बर्बाद हो जाता है। अगला कहता है द स्पीकर सोल, कवि का हृदय गो अवे, दूर चला जाता है। when, जब ही बिलॉव्ड, हिज जब द बिलॉव्ड माने प्रेमिका। अब यहाँ पे दिया है बिलॉव्ड के बाद क्या होना चाहिए? वीप करती है प्रेमिका तब चला जाता है, या वीपेंट। वीप माने पहले समझ लीजिए रोना, रिपेंट माने होता है पछताना, और डोथ माने होता है बूंद बूंद करके गिरना, और फाइस्ट माने होता है हिचक हिचक कर रोना। हिचक
कहता है, जब कहता है कि द स्पीकर शुड गो अवे, स्पीकर का हृदय जो है वो ऐसा लगता है कोई खींच रहा है। व्हेन द बिलव, जब प्रेमिका, वीप माने होता है रोती है, क्या करती है वो जब रोती है ना, लेकिन वीप वहाँ पे नहीं, फाइस्ट होता है, क्या होता है, फाइस्ट, हिचक हिचक कर जब रोती है तब ऐसा लगता है कवि को कि कोई उसके हृदय को खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। अगला चलते हैं हम। कहता है मैन्स पावर, आदमी की शक्ति, इज व्हेन हिज गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा समय चला जाता है तो आदमी का शक्ति हो जाता है। एक होता है फीबल, फीबल माने होता है कमज़ोर, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग, तीसरा होता है विल, और चौथा होता है नन ऑफ दी दिया हुआ है। लेकिन कहता है मैन्स पावर इज व्हेन हिज गुड फॉर्चून फॉल, कहता आदमी का शक्ति जो है ना वो बड़ा फीबल होता है। फीबल माने होता है कमज़ोर होता है, क्योंकि हम चाह के भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता था, कवि कहते कि यदि हम मजबूत होते तो हम 22 घंटे 24 घंटे अगर हम 22 घंटे अगर दिन रात कर देते, जल्दी ही आ जाते। तो हम काहे का मजबूत है, और जब हम बहुत मजबूत नहीं, जब हम प्रकृति में चेंज करने लायक नहीं है तो हम प्रकृति के विपरीत क्यों जा रहे हैं। जब परिस्थिति ऐसा है तो उसके हिसाब से चलेंगे, रोक करके तो ठीक नहीं होगा ना। यही बात वो अपनी प्रेमिका को क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अगला कहता है कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे के हृदय में रहता है, नेवर पार्टेड हैज बीन टेकन फ्रॉम, उसको कभी अलग नहीं किया जाता है। ये कौन से पोएम से लिया गया है, एक दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, दूसरा दिया है स्वीटेस्ट ऑफ लव से, तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव से, और आंसर हो जाएगा बी। अगला कहता है कि जॉन डॉन वाज द पाइनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, लिरिकल माने होता है गीतात्मक, एंड वर्स, अभी जस्ट बोले थे जब हम चर्चा किए थे तो कहे थे कि जॉन डॉन एक लिरिकल पोएट है, लिरिकल और सैटिरिकल बोले थे। क्या, एक बोले थे लिरिकल एंड सैटिरिकल, क्या बोले थे, सैटिरिकल। इसलिए वर्स जब इस मेटाफिजिकल, तो वो लिरिकल दिया है तो अगला क्या हो जाएगा, सैटिरिकल। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जॉन डॉन कंपेयर, कंपेयर माने होता है तुलना करना, क्या करना, तुलना करना। तो जॉन डॉन कंपेयर करता है हिज जर्नी, अपनी यात्रा को, ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, किससे, स्टार से तुलना करता है, कि सन से करता है, कि प्लैनेट से करता है। तो अपने जीवन की तुलना किससे करता है, सूरज से करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कहता है वो कह रहा है बट बिलीव दैट, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो लिया गया है, बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी इज टेकन। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है द लाइन the line nor in the hope the word can show a fitter love for me, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये भी हम चैप्टर कौन पर है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से ये लाइन लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। तो इस तरह से हमारे जो है पहला जो है चैप्टर जो था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वो ख़त्म हो गया है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर
बढ़ने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम दूसरा चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये हमारे पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो लिखने वाले राइटर है, इनका नाम है वॉल्ट विटमैन। क्या नाम है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन का जन्म जो है वो हुआ था 1819 में और मृत्यु 1892 में हुई थी। वॉल्ट विटमैन जो थे वो पीपल पोएट के रूप में फेमस थे। पीपल पोएट, जिसको हम कहते हैं जन कवि। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। वॉल्ट विटमैन का जीवन यदि आप देखते हैं तो कहते हैं ना कि यदि कुछ करने की जज्बा हो ना, यदि कुछ करने की जज्बा हो तो जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और यदि ना करने का जज्बा हो तो बहाना लगाने के लिए पूरी दुनिया है। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में अपने करियर के स्टार्ट जो करा था एक कारपेंटर के रूप में किया था। एक लकड़ी का काम, बढ़ई जिसको कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाले से स्टार्ट किया था। एंड ही स्टार्टेड टू वर्क एज ए कारपेंटर। और वह कारपेंटर के रूप में काम करना जो शुरुआत किया था, वॉल्ट विटमैन कारपेंटर के रूप में जो काम करना स्टार्ट किया था वो बिफोर 12th बर्थडे, माने 12वीं जन्म साल से पहले, माने 12 साल की उम्र से पहले वो कारपेंटर के रूप में काम करना स्टार्ट किए थे। अब इमेजिन कीजिए कि जो बच्चा 12 साल का नहीं हुआ है और वो कारपेंटर का काम करता है, इसका अर्थ है वो किस तरह के घर से बिलोंग करते थे। लेटर ऑन बाद में उन्होंने खुद को डेवलप किया और कारपेंटर से बन गया पेंटर, छपाई वाला काम करने लग गया। फिर और अकल बढ़ा तो छपाई से वो टीचर बन गया। क्या बन गया? टीचर, शिक्षक बन गया। और उसका अकल काम किया, वो और आगे बढ़ा और बाद में एडिटर बन गया। क्या बन गया? एडिटर, लेखक टाइप का बन गया। और जब अमेरिका में व्हेन अमेरिका वाज इन अ सिविल वार, जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, इन दैट टाइम ही वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स, और तब वो वॉलंटियर नर्स के रूप में अमेरिका में काम किया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा था। और दूसरी बात है कि इनके जीवन में सफलता यूं नहीं आई थी। उनके जो सारा कविता था उसके कलेक्शन का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम था? लीफ ऑफ ग्रास। देखो इसका हम लिख सकते हैं कि वॉल्ट विटमैन जो अमेरिका के थे, ही वर्क, उसने काम करा था, उसने जीवन में जो काम, ही वर्क एज कारपेंटर। किसके रूप में काम किया? कारपेंटर के रूप में काम किया। अकल खुला और समझा तो पेंटर के रूप में काम किया। और काबिल हुआ तो वो टीचर के रूप में काम किया। और काबिल हुआ तो एडिटर के रूप में काम किया जो न्यूज लिखता है। और काबिल हुआ एंड ड्यूरिंग द सिविल वार, अमेरिका में जब सिविल वार हुआ, ड्यूरिंग द सिविल वार, गृह युद्ध जब हुआ, कहाँ जी? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। ही वर्कड, उसने काम किया। किसके रूप में काम किया? एज वॉलंटियर नर्स, VOLUN, वॉलंटियर नर्स के रूप में उन्होंने काम किया था। इनके द्वारा जो है हिज पोएट्री कलेक्शन नेम जो है, हिज पोएट्री कलेक्शन नेम, उनकी कविता का जो कलेक्शन रहा है उसका नेम रहा है, जिसका नाम रहा है, क्या रखा है? लीव्स ऑफ ग्रास। और इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था, ही पब्लिश्ड, उन्होंने इसका पब्लिश्ड माने होता है प्रकाशन किया था इन 1855। कब? 1855 ईस्वी में उन्होंने किया हुआ था। एंड ये जो किताब थी, इट वाज एफिशिएंसी, जिसको नकार दिया गया था, जिसका कीमत उन्होंने अपने जॉब से चुकाया था। ये कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि लोगों की कीमत जो है उनके जाने के बाद होता है। ही उन्होंने चुकाया, कहता है, बट लेकिन ट्रांसलेशन माने होता है रूपांतरण ऑफ, ट्रांसलेशन ऑफ लीफ ऑफ ग्रास। लीफ ऑफ ग्रास का जो ट्रांसलेशन था उसको एप्रिसिएट किया गया था। एप्रिसिएटेड वाज एप्रिसिएटेड दीजिए, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा एप्रिसिएटेड इन ईयर ऑफ
कहाँ जी, यूरोप में खूब अप्रिशिएट किया गया था उसके किताब के ट्रांसलेशन को। उनको जो है एडिटर पब्लिशर मिला, ही गॉट पब्लिशर, उसको पब्लिशर मिला, लेकिन इन 1881 में 1881 में पहला किताब 1855, पब्लिशर 1881, माने 26 साल के इंतजार के बाद उनको पब्लिशर मिला था। ये इनके जीवन की घटनाएं थी। ये ही नेवर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका फॉर हिज इंडिविजुअल वर्क, वह अपने इंडिविजुअल वर्क के लिए अमेरिका में कभी भी अप्रिशिएटेड नहीं किया गया था, बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ही वॉज वेल अप्रिशिएटेड इन अमेरिका, वो अमेरिका में खूब तारीफ किया गया था। कहते हैं ना, किसी के जीते जी आप महत्व तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसके खोने के बाद उसका महत्व तो बहुत बेहतर जानते हैं। उन्होंने जो कविताएं लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी है, हर कविता में कहीं ना कहीं वह अमेरिकन को जगाने की कोशिश करा है, यह बताने की कोशिश करा है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उनकी जो कविता है, उस कविता का जो कोई स्टैंजा वाइज नहीं लिखते हैं, कहते हैं आई सॉन्ग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद अपना गाना गाता हूँ और खुद को उत्सव मनाता हूँ। क्या कहता हूँ, अपने जीवन को उत्सव की तरह जीता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, यू कैन आल्सो एज्यूम, तुम भी वैसा समझ सकते हो, तुम भी वैसा कर सकते हो। बिकॉज यू एंड आई, मैं और तुम, आर मेड फ्रॉम द सेम सॉइल एंड एयर ऑफ अमेरिका, हम अमेरिका के, हम और तुम एक ही तरह के मिट्टी, एक ही तरह के हवा से बने हुए हैं। इसमें कविता में 2 बार पोएट यू वर्ड का उपयोग करता है, जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। यह भी पूछा जाएगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन से पोएम से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उस पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे जब आप बात बढ़ते हैं तो कहता है कि आई लीन एंड लव, मैं अपने काम में पूरा मग्न हूँ और लव खुला छोड़ दिया है एवरी प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ, हम अपने समस्या को, जीवन के उस सभी समस्या को छोड़ दिया है जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी ईज, अकॉर्डिंग टू माई ईज, अपनी सुविधा के हिसाब से मैं सॉल्यूशन को ढूंढता हूँ। आई एब्जॉर्ब, मैं देखता हूँ, फील करता हूँ, एज स्पीयर्स ऑफ ग्रास इन समर, जैसे गर्मी महीना में घास को रात में ओस की जो बूंद पड़ती है तो घास तन जाता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हजार समस्या है, लाखों समस्या है, लेकिन जो हमारा पैशन है, जो हमारे समस्या सॉल्व करने के जो टेक्निक है, जो अपना डिटर्मिनेशन है, दैट सपोर्ट मी टू बी मोटिवेटेड एंड एक्सप्लोइट माई सेल्फ टू फेस ऑल द प्रॉब्लम। ये कहना चाहते हैं पोएट अपने कविता के माध्यम से। वो कहते हैं, आई एम 37 years old एंड स्टिल हेल्दी विथ परफेक्ट हेल्थ, मैं 37 साल का हूँ। पूरे जितनी भी आपकी कविताएं हैं पोएट्री में, यही एक कवि है जो डंके की चोट पे कहता है कि मैं 37 साल का हूँ और मैं परफेक्ट हेल्थ से बहुत बढ़िया हूँ। एंड होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और उम्मीद करता हूँ कि मृत्यु तक मैं ऐसे ही हेल्थ को बढ़िया से मेंटेन करके रहूँ। एक बात और वो कहते हैं जिसके लिए अमेरिका में उनकी बहुत ज़्यादा विलिफाई की जाती है, कहता है क्रीड्स एंड रिलीजियस ऑफ सुपरस्टिशन, जो धर्म में अंधविश्वास है वो आदमी को क्या कर सब्जुगेट कर रहा है। वी नीड टू कीप इट बैक, हमको इसको पीछे रखने की ज़रूरत है, बट नेवर लिव इट, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बस यहीं से कुछ लोगों को लगा कि ये हमारे रिलीजन को बुराई करता है, वो बुराई नहीं करते, वो समझाते धर्म को आगे रखो, धर्म के अंधविश्वास सुपरस्टिशन को आगे मत रखो। वो हमेशा यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं और इटर्नल जो इक्वालिटी की बात करते हैं। कौन? वॉल्ट विटमैन। वो कहते हैं कि आई हार्बर, मैं स्पष्ट हूँ, क्या हूँ? हार्बर हूँ, फॉर एवरी गुड और बैड, फॉर ऑल हैजार्ड, हर परिस्थिति में हर गुड और बैड के लिए बोलने के लिए स्पष्ट हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, इसके लिए हमारे अपने नेचर को चेक करने की ज़रूरत है। आई क्लियर अबाउट माई सेल्फ, ये कहना चाहते हैं। ये एक छोटे से समरी था जो मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया। इफ़ यू लिसन केयरफुली, आई कैन मेक यू श्योर, आप रिपीट करके दोबारा देख लेना, इसको वॉच कर लेना, आपके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब हम आते हैं एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो इस एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज रिटन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? जस्ट वी डिस्कस्ड ओवर इट, वॉल्ट विटमैन। आंसर ए। अगला क्वेश्चन कहता है वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न एंड, तो वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में हुआ था। अब मृत्यु कब हुआ था? 1892 में। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड ओवर इट, हम अभी जस्ट बोले थे। अगला क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन वाज पोएट, कहाँ के कवि थे वो भाई? तो वो कहाँ के थे? अमेरिका के। चूंकि बेचारा का जन्म अमेरिका में हुआ तो कहाँ लंदन का थोड़ा ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी। हम हर चीज़ की चर्चा एक समरी के तौर पे आपको समझाया था विद इन 5 मिनट्स। वो 5 मिनट आपने सुन लिया ना, एक भी क्वेश्चन किसी भी साल का नहीं छूटेगा। आई कैन गिव यू श्योरिटी, आई कैन गिव यू गारंटी। You just watch that 5 minute my lecture that I given you just, and then take question bank. Every question you can solve it very easily. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा हम आगे Walt Whitman worked as carpenter before the age of, just we discussed कि वो 12 साल की उम्र तक किसके रूप में किए थे? कारपेंटर। बाद में जब अकल खुला तो वो प्रिंटर बने, और फिर यदि काबिल हुआ तो वो टीचर बने, और बुद्धिमान हुआ तो एडिटर बने, माने न्यूज़पेपर लिखने वाला, और जब जरूरत पड़ी देश को तो वॉलंटियर नर्स बने। क्या बने? वॉलंटियर नर्स बने। कब बने? ड्यूरिंग सिविल वार बने। तो हर क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। ये बोला था कि ड्यूरिंग सिविल वार ही वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स। जब अमेरिका में सिविल वार हो रहा था तो वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था, और उनका जीवन इतना साफ सुथरा है, 12 साल में कारपेंटर बढ़ई के रूप में किसी के यहाँ काम किया। अब बताओ, इससे भी ज़्यादा गरीबी होती है क्या? नहीं, इससे होती है तो कोई मुझे समझा दे। लेकिन कहते हैं ना, जो करने वाला है वो तो कर ही लेता है, और जो नहीं करने वाला वो तो भरपेट खा के भी कहता है कि अब नींद आ रहा है, सो लेते हैं 10 घंटा, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन कहता है वॉल्ट विटमैन वाज कॉल्ड एज अ, किसके रूप में? पीपल पोएट के, जन कवि के रूप में। क्योंकि इसलिए कहा जाता था कि वो एक इंडिविजुअलिस्टिक पोएट था। इंडिविजुअलिस्टिक माने होता है व्यक्ति के परख। 2 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक होते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्ति को महत्व देते हैं, मटेरियलिस्टिक वस्तु का महत्व देते हैं। आगे चलते हैं। अगला है वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ, अभी जस्ट पढ़े थे, कारपेंटर के रूप में। कब? बिफोर 12 years ऑफ एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग सिविल वार, जस्ट वी डिस्कस्ड ओवर इट, ड्यूरिंग सिविल वार विटमैन वर्कड, विटमैन किसके रूप में काम किया था? उन्होंने किया था वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था। सी। अगला क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन इच ईयर्स ओल्ड, जस्ट डिस्कस्ड कि वो बेचारा डंके की चोट पे कहता है कि भैया मैं 37 साल का हूं और कोई है तो बता दे। पूरी पोएट्री में यही एक कवि है जो डंके की चोट पे कहता है कि भैया 37 साल का हूँ, स्वस्थ हूँ। और कुछ कहना है? नहीं कहना है। आगे बढ़ते हैं। मैं भी उतने ही साल का हूँ। हु इज ए स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, भाई लिखिए ही रहा है तो गाएगा कौन? दूसरा गवैया थोड़ा ना लाएगा भाई। आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, क्या है? एपिक है? जी नहीं, वो लिरिकल है, गीत के रूप में बेचारा लिखता है, सीधा साधा आदमी है, तो बी हो जाएगा लिरिकल। क्या हो जाएगा? लिरिकल। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम द वर्ड यू, जस्ट बोले थे हैव बीन यूज्ड, अभी बोले थे भैया पूरी कविता में वो 2 बार यू का उपयोग करता है। कितने टाइम? 2 टाइम करता है। एक बार कहता है कि जिन चीज़ों से तुम मिलकर बने हो, और फिर रिपीट में कहता है उन्हीं चीज़ों से हम मिलकर बने हैं। तो यदि हम कारपेंटर से लेकर अमेरिका का बेस्ट राइटर हो सकते हैं, इतना तो तुम्हें अंदर आत्मा जगा ही लो कि कम से कम अच्छा इंसान बन जाओ। बस इतनी ही बातों कहना चाहते, जिसके लिए अमेरिका कहता है ये तो काफ़ी हो गया। बेचारे का एक भी पोएम नहीं कोई सुनता है।
क्या है, तुम भी नटंकी कर रहे हो भाई। अगला क्वेश्चन कहता है विटमैन्स ऑल पोएट्री कलेक्शन इज, किसमें है जी, लीफ ऑफ ग्लास। ये कब पब्लिश हुआ, 1855 में, जिसको क्या किया गया, दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेगेटिव हो गया, उसका कोई नहीं पसंद किया। अंत में जाके 1881 में उसको पब्लिशर मिलता है, कहता नहीं भैया छापिए जैसे छापना है, आई एम रेडी, हाउ वट एवर यू वॉन्ट टू पुट इन योर बुक। लेकिन 26 साल तक बेचारा को वेट करना पड़ता है। आंसर क्या हुआ, बी हुआ। अगला कहता है कि जस्ट डिस्कस्ड हमने क्या, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन लीफ ऑफ ग्लास वाज पब्लिश्ड। जस्ट बोले थे पहला एडिशन 1855 में, तो आंसर हो गया बी। लास्ट जो मिला पब्लिशर 1881 में। 1881 की हम बात ही नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है स्पीकर्स ब्लड इज मेड फ्रॉम सॉइल ऑफ अमेरिका। कौन से सॉइल एंड एयर, तो आंसर क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अगला बढ़िए, अगला कहता है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू फेल, क्या करना चाहिए, एज्यूम करना चाहिए। आंसर क्या हो गया, जस्ट बोले थे व्हाट आई एज्यूम यू फेल, एज्यूम। आगे बढ़िए, अगला कहता है कि व्हाट इज थीम ऑफ पोएम, तो पोएम का जो थीम है जेंडर इक्वालिटी है, हर आदमी क्या है, एक समान है, यही कवि कहना चाहते हैं। अगला I in the first line of the poem song of myself is, I कौन है, वो पीपल है, वॉल्ट विटमैन है। कौन है, वॉल्ट विटमैन है। अगला कहता है कि द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। अगला क्वेश्चन क्या, सब पढ़ाए हुए हैं, इस पर कोई चर्चा ही। द लाइन नेचर विदाउट चेक ओरिजिनल एनर्जी, ये तो उस कविते से है, तो उसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहता है कि हु सेज एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज सेम, कौन कहता है, वॉल्ट विटमैन कहता है, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है। अगला कहता है कि हु डज द पोएट ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करता है, एयर फॉइल स्पीयर ऑफ ग्लास। अगला क्वेश्चन कहता है उसने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आई सेलिब्रेट कहाँ से लिया गया है, वॉल्ट विटमैन से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, तो इस तरह से हमारा दूसरा चैप्टर हो गया खत्म। चूंकि सब चीज ऑलरेडी बता चुके थे, तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। अब हम तीसरा चैप्टर में आ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये तीसरा चैप्टर है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था, वेरी फास्ट, स्लो, फास्ट। तो क्या आंसर होगा वहाँ पर, फास्ट होगा। ये जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑडेन के द्वारा। W.H. ऑडेन का जो है, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, 1937 में। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था एंड इनका मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1973 में। इनका मृत्यु 1973 में इनका अमेरिका में मृत्यु हुआ था। एक्चुअली रीजन ये था कि 1939 में ये इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट कर गए थे। कहाँ शिफ्ट कर गए थे, इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट कर गए थे। तो यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि व्हेन W.H. ऑडेन वाज बोर्न, तो उनका बॉर्न कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1907 में। व्हेन W.H. ऑडेन वाज डाइड, तो डाइड कब हुआ था, 1973 में। ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन W.H. ऑडेन शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका, तो इंग्लैंड से अमेरिका कब शिफ्ट हुआ था, 1939 में वो इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट हुआ था।
1939 में इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट हुआ था। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं ही बन जाता है। W.H. ऑडेन जो थे ये वर्सेटाइल पोएट थे। कौन पोएट थे? वर्सेटाइल पोएट। अब कहेंगे सर ये वर्सेटाइल पोएट क्यों थे? क्योंकि W.H. ऑडेन ये एक ड्रामाटिस्ट भी थे, ये एक क्रिटिक्स भी थे, ये एक पोएट भी थे और ये एक ट्रांसलेटर भी थे। ये मल्टीपल काम करने में माहिर थे, ट्रांसलेटर। ये इसलिए इनको कहा जाता था वर्सेटाइल पोएट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि W.H. ऑडेन वाज पोएट, यहाँ दे देगा मेटाफिजिकल, यहाँ दे देगा पीपल, यहाँ दे देगा वर्सेटाइल। तो कौन पोएट थे? वर्सेटाइल पोएट थे। कौन पोएट थे? वर्सेटाइल पोएट थे। और इनका मानना था कि पोएट्री इज अ सीरियस गेम, पोएट्री इज अ सीरियस गेम। पोएट्री जो है एक सीरियस गेम है, क्योंकि दैट्स वाई पोएट्री शुड नॉट अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चॉइस। इसलिए कविता को कभी भी आदमी के राजनीतिक और धार्मिक कौन चॉइस को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो पहला है पॉलिटिकल और दूसरा है रिलीजियस। कौन चॉइस जी? रिलीजियस। ये दोनों ही चॉइस को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ये इनका मानना है। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है अकॉर्डिंग टू हुम पोएट्री इज अ सीरियस गेम, तो W.H. ऑडेन। Who said poetry should not affect man's political choice, तो W.H. ऑडेन। क्लियर? ये सारे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। उनके बाद जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज एक्सपर्ट इन वर्ड क्वाइनिंग। ये वर्ड क्वाइनिंग माने होता है शब्दों से खेलने में बड़े मस्त वो थे, माहिर थे। और ये यूज करते थे आर्केइक वर्ड। आर्केइक वर्ड का अर्थ होता है पुराने वर्ड का उपयोग करने में वो बड़े माहिर थे। दैट्स वाई एट वन टाइम, एक समय में, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड W.H. ऑडेन पोएट्री। उनकी कविता को समझने में बहुत मुश्किल रहा था। इनके जो शुरुआती कविता थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अफेयर को प्रभावित करता था, जिसको अर्ली पोएम कहते हैं। और लेटर बाद के जो पोएम इनके रहे थे W.H. ऑडेन साहब के, वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म पे अवर्ट रहा था। W.H. ऑडेन इनके काम को 2 भाग में बांटा गया, क्योंकि ये 1939 में, कब 1939 ईस्वी में वो इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो पूछता जाता है कि हुज वर्क हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, तो W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन साहब को 1948 में 1948 में इनको पोलिटिजर प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? अवार्डेड किया गया था। और वो अवार्डेड इसलिए किया गया था कि ये इन्होंने एक किताब लिखा था, द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, ध्यान रखिएगा, द एज ऑफ एंजाइटी। इस एज ऑफ एंजाइटी के वजह से इन्होंने इतनी बढ़िया किताब लिखी थी, द एज ऑफ एंजाइटी, मानव के तनाव का उम्र, माने क्यों मानव तनाव में रहता है। इस पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया पोएट्री का किताब लिखा था, जिसको लेकर के इन्हें अमेरिका में, कहाँ पे? अमेरिका में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। पूछ देता ऑब्जेक्टिव कि W.H. ऑडेन ऑन पुलिट्जर प्राइज इन, कहाँ मिला? अमेरिका में। जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन पुलिट्जर प्राइज अमेरिका में मिला था, चूंकि ये 1939 में इंग्लैंड से अमेरिका चले गए थे। इनकी जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कहीं ना कहीं मानव के फ्रस्ट्रेशन को बताता है। किसको बताता है? फ्रस्ट्रेशन को बताता है, जो लॉनलीनेस की वजह से आता है। इनकी पोएट्री में टोटल 5 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में वो कहते हैं कि नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सिड फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सिड फ्लावर का अर्थ होता है द डिजायर दैट ग्रोइंग अंडर अस, जो हमारे डिजायर अंदर में, अपने अंदर में होते हैं। द फ्लावर आर गोन टू ग्रेव, ये जो फ्लावर है, जो हमारी डिजायर है, जो पर्पस है, वो ग्रेव में जा रहा है। एंड प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। प्रॉम्स, ये मीनिंग ध्यान रखिएगा, प्रॉम्स का अर्थ होता है 4 व्हील बेबी कैरिज। क्या होता है? 4 व्हील बेबी कैरिज। प्रॉम का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रॉम्स, ये ध्यान रखिएगा, 4 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, व्हील बेबी कैरिज, 4 चक्कों के
बच्चों का खिलौना। गो रोलिंग ऑन माने आगे बढ़ता जा रहा है। कहता है विस्परिंग नाइबर, नेक्स्ट स्टेंजा में बात करता है विस्परिंग नाइबर लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नाइबर ध्यान रखिएगा, विस्परिंग नाइबर NEIGHBOUR, विस्परिंग नाइबर, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ विस्परिंग नाइबर, मैसेंजर ऑफ डेथ इज लेफ्ट एंड राइट। मृत्युदाता हमारे आगे ही पीछे हैं। हु कैन प्लक अस, प्लक माने छीन सकता है अस, रियल डिलाइट। किससे जी? रियल डिलाइट से हमको, रियल डिलाइट से क्या कर सकता है जी? छीन सकता है हमारे जीवन को। एंड रियल डिलाइट हमारे जीवन को क्या कर सकता है? छीन सकता है। एंड द एक्टिव हैंड, जो हमारा एक्टिव हैंड मस्ट गो इन फ्रीज, हमारा हाथ काम करना कम कर सकता है, बंद कर सकता है। अगला तीसरा स्टेंजा में कहता है कि हंड्रेड्स डेड हंड्रेड्स एट बैक, तुमसे पहले सैकड़ों लोग मर चुके हैं। डेड हंड्रेड्स एट बैक। फॉलो वुडन, ध्यान रखना, वुडन वर्ड मीनिंग याद रखना। ये वुडन का अर्थ होता है जो कॉफिन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉफिन। कॉफिन जो क्रिश्चियन रिलीजन में जो वो बक्सा होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। मीनिंग पूछेगा आपको वुडन, ठीक है। फॉलो वुडन इन अ बैक, मन तुम्हारे ही तो सैकड़ों जो है क्या है? मर चुका है। क्या हो चुका है? मर चुका है। इसलिए जो लोग स्ट्रिक्टली मजबूती से रिप्रूव करते हैं अपने गलती को, वो अपने जीवन में पछताते हैं। फोर्थ स्टेंजा में वो कहते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ध्यान रखना, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। लीफलेस वुड का अर्थ होता है पर्पसलेस लाइफ, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। क्विड्स जो कहा जाता है, कहता है ट्रॉल्स। ट्रॉल्स एक मीनिंग ध्यान रखना, ट्रॉल्स का अर्थ होता है विक्ट क्रिएचर। ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। वी कैन सॉल्व इट मोर देन 25 ऑब्जेक्टिव राइट नाउ विद इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन देखेंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉल्स माने होता है विक्ट क्रिएचर, हमारी कमजोरियां जो है हमें क्या खाया जा रहा है, जिस वजह से नाइटिंगल इज डम। नाइटिंगल क्या है? बुलबुल जो है डम है, उनकी आवाजें माने हमारे जिंदगी में खुशियां नहीं आ रहा है। और एंजल विल नॉट कम, कौन नहीं आएगा? एंजल नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? एंजल नहीं आएगा। लिख देगा ऑब्जेक्टिव में हु विल नॉट कम, 4 गो ऑप्शन दे देगा, एंजल नहीं आएगा। हु इज डंप, कौन डंप है जी? नाइटिंगल डंप है। और फोर्थ जो हमारा 5वां स्टेंजा है, 5वां स्टेंजा में बात करता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन लवली हेड। उन सभी लिस्ट द माउंटेन लवली हेड, सारे समस्या का लिस्ट तैयार को शांति मन से। हुज वाइट वाटरफॉल, कौन वाटरफॉल जी? वाइट। कौन वाटरफॉल? वाइट वाटरफॉल। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा हुज वाटरफॉल कुड ब्लेस, तो कौन वाटरफॉल? वाइट वाटरफॉल। ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, हमारा अंतिम यात्रा क्या होगा? तनाव रहित होगा। ये इसका एक शॉर्ट समरी मैंने विद इन 5-7 मिनट में बता दिया है। एंड आई कैन मेक यू श्योर अब सारा ऑब्जेक्टिव आपके मुट्ठी में है। कहाँ है? मुट्ठी में है। आइए दिखाते हैं हम आपको। लाल कलर या पूरा काला? पहला क्वेश्चन, कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है जी? अभी जस्ट बोले हैं W.H. ऑडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि द लीव्स आर फॉलिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या करता है जी? फॉलिंग का यहां लिखा है रैपिडली, जी नहीं, फास्ट। क्वेश्चन में क्या है जी? फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। When ऑडेन was born and died, अभी जस्ट बोले थे ऑडेन का जन्म कब हुआ था? 1907 में। मृत्यु 1973 में। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑडेन
था। अब ऑर्डन क्या था जी? ये पोएट भी था। क्या था? पोएट। ये क्रिटिक्स भी था। क्या था? ये ड्रामाटिस्ट भी था। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, मैंने कहा था ये 7 मिनट्स की जो समरी में दे रहा हूं ना बुआ, ये लाइफ चेंजिंग है। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, डी हो जाएगा आंसर। सारा मैंने जस्ट आपको बताया है, उस 7 मिनट को अपने जेहन में रख लो। वो 7 मिनट जो मैं ले रहा हूं ना तुमसे, वो अपने जेहन में रख लो। अगला क्वेश्चन, W.H. ऑर्डन वाज बोर्न एंड शिफ्टेड। तो जन्म कहाँ लिया? इंग्लैंड में। शिफ्ट कहाँ हो गया? अमेरिका में। कब जन्म लिया? 1907 में। शिफ्ट कब हुआ? 1939 में। याद रखिएगा ये डेट। क्लियर हो गए? आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, ही लेफ्ट, वो चले गए इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। फ्रॉम इंग्लैंड। कहां से जी? इंग्लैंड से। परमानेंटली इन, कब वो इंग्लैंड से चले गए? तो कब गए थे जी? 1939 में। कहां गए थे जी? अमेरिका में। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देख रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसे कहते हैं 12th की तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना। अरे उसको कौन क्या बिगाड़ लेगा जो विद्यार्थी को चैनल को फॉलो कर रहा है, उसके गाइडलाइन से चल रहा है। ये अभी तो शुरुआत है बच्चों। जो लेके आ रहा हूं ना सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, सरप्राइज हो जाओगे। यूं देखोगे और आंसर आएगा। हुज ऑर्डर यहां लिख दिए, वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो किसके काम को जी? ऑर्डन के वर्क को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, कहता है ऑर्डन ओन, ऑर्डन ने जीता द पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज इन फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी के लिए ऑर्डन ने पुलिट्जर प्राइज जीता। कब जीता? अभी जस्ट बोले थे 1948 में जीता। कब जीता जी? 1948 में जीता। अगला क्वेश्चन आइए, नर्सेज फ्लावर, जस्ट बोले थे, मीन्स का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है फ्लावर ग्रोइंग अंडर द, फ्लावर ग्रोइंग अंडर। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सारा चीज अभी हमने बोला था। विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स द स्टोरी फिनिश्ड। द पोएट यूज द वर्ड प्राम। प्राम का मीनिंग क्या होता है? मीन्स का क्या होता है? अभी जस्ट बोला था 4 व्हील बेबी कैरीज। क्या बोला था? 4 व्हील बेबी कैरीज। प्राम का मीनिंग क्या होता है? 4 व्हील बेबी कैरीज। 4 व्हील बेबी कैरीज। क्लियर हो गए? अगला क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए अर्जुना की तो। विस्परिंग नाइवर, विस्परिंग नाइवर का क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है, मीन्स मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ, जिसको हम कहते हैं मृत्युदाता। अगला क्वेश्चन, द वर्ड ट्रॉल मीन्स, ट्रॉल का अर्थ क्या होता है? ए है विक्ट क्रिएचर, बी है घोस्ट, सी है एंजल। तो हम बोले थे विक्ट क्रिएचर होता है। क्या होता है? विक्ट क्रिएचर होता है। अगला क्वेश्चन, कहता है When we die, we are kept in। जब हम मरते हैं, कौन? क्रिश्चियन रिलीजन के लोग जब मरते हैं तो कहाँ रखे जाते हैं? सबसे पहले कैफिनों में रखे जाते हैं। कैफिन्स कहते हैं जो लकड़ी का जो बक्सा होता है ना, डेड बॉडी को रखने वाला, उसी को कैफिन कहते हैं। उसके बाद ग्रेव में डाला जाता है। पहला आंसर होगा कैफिन। अगला क्वेश्चन है, कहता है हु इज डम्प इन द पोएम। डम्प माने बहरा कौन है? तो नाइटिंगेल है। कौन है जी?
नाइटिंगल क्या है? डम्ब है। कौन डम्ब है? यहाँ पे दिया पैरोट, तो पैरोट की तो चर्चा ही नहीं है। डॉग उसकी चर्चा ही नहीं है। ट्वेल्व उसकी चर्चा ही नहीं। किसकी चर्चा है? नाइटिंगल की। दो चीज़ की यहाँ चर्चा है, एक नाइटिंगल की, एक है एंजल की। क्या जी? एंजल की। आगे बढ़ते हैं। कहता है हु विल नॉट कम फॉर हेल्प। हेल्प के लिए कौन नहीं आएगा? देखो गॉड की तो चर्चा ही नहीं कि गॉड को आना चाहिए। नाइटिंगल को कहता है डम्ब है। क्या कहता है भाई? कि नाइटिंगल क्या है? डम्प है, डम्प है, डम्ब है। तो आएगा कौन नहीं? एंजल। कौन नहीं आएगा? एंजल विल नॉट कम और नाइटिंगल इज डम्ब। ठीक है ना? आंसर हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। कहता है द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स, लास्ट डिस्ट्रेस माने होता है अंतिम यात्रा, तनाव का अंतिम यात्रा का अर्थ क्या होता है? ये जीवन जब तक है तो एंड ऑफ लाइफ। क्या होता है? एंड ऑफ लाइफ। अगला, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट। ये जो लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसको सजेस्ट करता है? तो कवि कहता है कि जिस तरह से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक दिन सारी पत्तियां गिर जाती है और पेड़ डेड हो जाता है, उसी तरह से ये जो हमारे जीवन से जो है एक एक दिन करके समय गुजर रहा है और एक दिन हम बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो ये जो पत्ते जिस तरह से गिरते हैं वैसे ही हमारे जीवन से समय गुजर रहा है। तो फॉलिंग फास्ट जो है वो अराइवल ऑफ एज है, ऑफ ओल्ड एज है। क्या हो जाएगा? अराइवल ऑफ घोस्ट माने भूत, गेस्ट की बात नहीं है। फॉलिंग ऑफ लीव्स की बात नहीं है। अराइवल ऑफ ओल्ड एज, धीरे धीरे हम क्या होते जा रहे हैं? ओल्ड होते जा रहे हैं, इसकी बात करता है वो। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डीलिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस चीज को डील कर रहा है? तो अब बताओ, हम एज तो मेरा गुजर रहा है, एज इज पासिंग। अब मान लो हम अपने लक्ष्य को पूरा कोई नहीं करता है और लक्ष्य को नहीं फुलफिल करेगा तो क्या आएगा? हैप्पीनेस आएगा या फ्रस्ट्रेशन आएगा? जी फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये किसको डील करता है? फ्रस्ट्रेशन को। क्या जी? फ्रस्ट्रेशन को। किसको? फ्रस्ट्रेशन को। आंसर क्या हो गया? ये हो गया। आगे चलिए। अगला कहता है कि हु इज स्कॉल्डिंग फॉर फूड। हु माने कौन, इज माने है, स्कॉल्डिंग माने डांट रहा है। फूड के लिए कौन डांट रहा है? माने हमको कौन खाए जा रहा है, कौन हमको खाता भी है, हमको डांटता भी है। तो देखो हमारा टॉल्स माने होता है विक्ट क्रिएटर। हमारी जो कमजोरियां हैं, क्या जी? हमारी जो कमजोरियां हैं ये हमको बर्बाद भी करता है और हमको धिक्कारता भी है। तुम देख लेना, मन होता है 6 बजे उठे तो हमारी कमजोरियां 8 बजे उठवा भी देता है और तब धिक्कारता है कि तुम 8 बजे क्यों उठे? तुम्हारा लक्ष्य नहीं है जीवन में, 6 बजे उठना चाहिए था। अरे भैया उठ तो रहे थे, कमजोरियां ने सुला दिया और फिर कमजोरियां डांट भी रहा है क्योंकि पर्पस पीछे बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 12 लॉयन नहीं, एनिमल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है एंड नाइटिंगल इज डम्प हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है नाइटिंगल इज डम्प, वो कौन से पोएम से लिया गया है? अभी जस्ट पढ़े थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब ये लाइन है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट। तो एक्टिव हैंड मस्ट क्या होना होता है? हमारा जो ये एक्टिव हैंड एक दिन क्या हो जाएगा? एक लिखा है फ्रीज, दूसरा है भी है फ्रीज। ये मिस्टेक हो गया, कुछ और लिखना था, ये मिस्टेक है। स्टार और वर्क। तो हमारा हाथ जो है ना जब मर जाएंगे तो फ्रीज माने होता है जम जाना। क्या जाना? जम जाना, माने काम नहीं करना। क्या नहीं करना? काम नहीं करना। तो एक न एक दिन जब मरेगा तो हाथ क्या हो जाएगा? जम जाएगा, काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वाटरफॉल। वाटरफॉल माने जलप्रपात कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। अब कौन वाटरफॉल? हम जस्ट बोले थे
कौन वाटरफॉल बोले थे? हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। तो कौन वाटरफॉल जी? येलो की बात है? जी नहीं। ग्रे की बात है? जी नहीं। रेड की बात है? जी नहीं। किसकी बात है? वाइट की बात है। क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के सारे ऑब्जेक्टिव जो 24 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था हमने कंप्लीट कर दिए। मैंने आपको कहा था कि आप फिर 5-7 मिनट में समरी को सुनिए ना, मैं हर चैप्टर में दूंगा समरी। मैं गारंटी देता हूं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव भी समझ में आएगा। तो और क्या चाहिए 5-7 मिनट में। चलिए हम अगला चैप्टर की ओर अब बढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। क्या नाम है? ऑड टू ऑटम नाम है। अब ऑड टू ऑटम, यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, ऑड टू ऑटम इज, ऑड टू ऑटम है क्या? तो ऑड टू ऑटम जो है ये एक ऑड है। क्या है? ऑड है। एक क्वेश्चन पहला क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इन ऑड टू ऑटम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द सीजन। कौन से सीजन की बात करता है? तो सीजन का कौन नाम है? ऑटम का। तो ऑटम सीजन की बात करता है। ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ऑड टू ऑटम जो है ये लिखा गया है, इनके जो राइटर है लिखने वाले, उस राइटर का नाम है जॉन किट्स। क्या नाम है? जॉन किट्स नाम है। और जॉन किट्स जो है ये एक रोमांटिक पोएट के नाम से विख्यात थे। किसके नाम से? रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लैंड। कहाँ के? इंग्लैंड के। इनका जन्म जो है, बर्थ जो हुआ है, ये बर्थ जो हुआ है इनका, ये हुआ है आपको 1795 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1821 ईस्वी में। देखिएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहते हैं। और इनका जन्म 1795 में, मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई है। इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है मूनफील्ड में। कहाँ हुआ इनका जन्म जी? मूनफील्ड में हुआ है। और ये मूनफील्ड जो है उस शहर का नाम था लंदन। क्या नाम था? लंदन। और कंट्री का नाम तो जानते हैं, लंदन इंग्लैंड का क्या है जी? कैपिटल है। तो हम लिख सकते हैं इंग्लैंड इस कंट्री का नाम था, जिस कंट्री में किसका जन्म हुआ? जॉन किट्स का जन्म हुआ। जॉन किट्स जो थे इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। ट्यूबरक्लोसिस एक तरह के क्षय रोग है, खून की बीमारी है जो ब्लड से मुंह से आ जाता है, उससे इनकी मृत्यु हुई थी। 1821 ईस्वी में हुई थी। लेकिन इन शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, इन छोटे से जीवन में, ही अचीव अ ग्रेटनेस एज अ रोमांटिक पोएट ऑफ द इंग्लैंड एंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में और इंग्लैंड के रोमांटिक पोएट के नाम पे अपने आप को विख्यात पा लिया था। इनकी जो स्टडी हुई थी, इन्होंने जो पढ़ाई किया हुआ था, ये पढ़ाई किया था क्लार्क स्कूल। और ये क्लार्क स्कूल जो था ना, ये इनफील्ड में था। कहाँ था? इनफील्ड में था। और इनको जो है ना, इनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। कौन? जॉन किट्स। उनको इंटरेस्ट जो था वो क्रिकेट में था और बॉक्सिंग में था। मैं कह रहा हूँ जस्ट आपको 5-7 मिनट के ब्रीफ के बाद सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव है नहीं जो छूटेगा आपको। और ये जो ग्रू किए थे, ग्रू माने बढ़े हुए थे, टू रीड पढ़ करके, वो कौन सी किताब पढ़े थे? ग्रीक माइथोलॉजी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक के जो पौराणिक कथाएं हैं, इनको पढ़ करके जॉन किट्स जो है वो बड़े हुए थे। जॉन किट्स के जो जॉन किट्स की बात की जाए तो जॉन किट्स जो है उन्होंने पहली बार जो ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेट जो पहला एक किताब किया था जिनका नाम था विर्गिल्स एनिल्ड। ये किताब उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इनके द्वारा जो लिखी गई पहला पोएम था, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया जो पहला पोएम था, उस पोएम का नाम था पोएम कौन? जॉन किट्स का। जिन्होंने लिखा था उनका नाम था लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इमिटेशन इन स्पेंसर, ये इनके द्वारा लिखा गया पहला किताब था। क्या नाम था?
पहला किताब था लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इनके द्वारा लिखा गया पहला पोएम का जो बुक था, जिनका इंटाइटल्ड था पोएम्स, इनके द्वारा लिखा गया पहले पोएम बुक जिनका नाम था पोएम्स। क्या नाम था जी? पोएम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1817 ईस्वी में लिखा गया था। इनको बहुत ज़्यादा तारीफ मिली थी, ये वेल एप्रिसिएटेड किए गए थे, वेल एप्रिसिएटेड, बहुत ज़्यादा तारीफ मिली थी। इनके एक पोएम था, जिन पोएम का नाम था एंडीमियन, और ये पोएम जो लिखा गया था वो 1818 ईस्वी में लिखा गया था। और इनको जो तारीफ करने वाला जो पब्लिकेशन था ना, उस पब्लिकेशन का नाम था वर्ड्सवर्थ। आई होप कि आपको सारा चीज दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। कहीं यदि पढ़े होंगे तो अनलकली, यदि आप विद्यार्थन के पार्ट अभी तक नहीं बने हैं तो लकली यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। और यदि आपके कोई जानने वाले क्लास 12th में है और वो बिहार में मधुबनी में है, तो मधुबनी में हमारा कोचिंग है, ठीक। अब यदि जॉन कीट्स की बात की जाए तो उनके हिसाब से क्या था, उन्होंने ये जो पोएम है ऑड टू ऑटम, इसमें ऑटम सीजन को बहुत बेहतर किया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इनके हिसाब से ब्यूटी इज क्या है? ट्रूथ है। क्या है जी? ब्यूटी इज ट्रूथ। और ट्रूथ ही जो क्या है? ब्यूटी। अब ब्यूटी दे हाथ वाला ब्यूटी नहीं, ब्रेन की ब्यूटी। इन्होंने इनके पेन में जो कविता में जो है ना, सफरिंग क्या जी एंड पेन ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया से बताया गया है। ये इनकी कविता जो प्रेजेंट जो पोएम पढ़ रहे हैं हम, ऑड टू ऑटम, इसमें ऑटम सीजन के को बहुत बेहतर से डिस्क्राइब किए हैं पोएट। इसके लिए उन्होंने मेमोरेबल पिक्चर, स्विच ऑफ पिक्चर को यूज किए हैं। और बताते हैं हमारे पोएट साहब कि जो ऑटम सीजन होता है ना, ये मिस्ट का सीजन होता है। किसका सीजन होता है जी? मिस्ट का सीजन होता है। इसमें मेलो फ्रूटफुलनेस, रसदार फल बहुत उगते हैं, और इसलिए ऑटम सीजन में रसदार फल उगते हैं क्योंकि सन कॉन्स्पायर विद ऑटम। सन क्या करता है? ऑटम के साथ कॉन्स्पायर करता है और हेल्प करता है ऑटम सीजन को टू लोड और ब्लेस, माने फूलने में इसको क्या कहते हैं? फ्रूट्स को। बहुत सारे फ्रूट्स लाइक एप्पल, लाइक हेजल सेल, लाइक ग्रेप्स, लाइक दीज फ्रूट्स जो है ना, गॉड्स, ये सारे जो है ऑटम सीजन में क्या करते हैं? फलते हैं। एप्पल जो है वो अपने कॉटेज ट्री में क्या हो जाता है? झुक जाता है। और कहा जाता है कि जो ग्रेप्स है, जिसको हम अंगूर कहते हैं, जिसको वाइन आपके चैप्टर में लिखा गया है, अंगूर की लताएं, वाइन्स जो है वो थैच ईव हो जाता है, लकड़ी के जो क्या कहते हैं, बांस का जो थैच होता है, टाट, उस पर लटक जाता है। और इसी सीजन में जो कहा जाता है, जो क्या कहते हैं, जो फ्लावर जो है बडिंग मोर खूब बड करता है। और हनी क्या करता है? बी जो है उससे हनी निकाल करके ओवरवेल्म्ड कर देता है अपने छत्ता को। ये ऑटम सीजन की पहली खूबसूरती है। दूसरा स्टैंजा जब पढ़ते हैं तो ऑटम को वो एक लेडी से कंपेयर करता है, क्योंकि ऑटम सीजन में ही क्या होता है कि फ्रूट्स जो क्या कहते हैं, ग्रेन, जो अनाज जिसको कहते हैं, वो उगता है। और कहता है कि हु हैज़ नॉट सीन, किसने नहीं देखा है, ये आपको ग्रेनरी फ्लोर पे मिल जाएगा, जहाँ पे विनोइंग विंडो से क्या कहते हैं, उसके हेयर को सॉफ्ट लिफ्टेड किया जाता है। कहते ठीक है। उसके बाद जो है कि साइडर प्रेस में ओजिंग आवर बाय आवर, एक क्षण को देखते हुए उसको क्या ओजिंग आवर बाय आवर साइडर प्रेस में उसको साफ किया जाता है। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं तो वो कहता है कि हु हैज़ नॉट सिंग द सॉन्ग ऑफ ऑटम। ऑटम सीजन के पास अपना गीत है। क्या है? ऑटम सीजन के पास अपना गीत है। ऑटम सीजन के पास अपना गीत है जो ऑटम सीजन को और ब्यूटी बनाता है। जब तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में दिया गया। अब हम एक एक करके इसका ऑब्जेक्टिव को थोड़ा हम क्या करते हैं, समझते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर से जो हमारा आता है, वो पहला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत आसान। हु
कंपोज ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम की रचना किसने की थी? अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, जॉन किट्स ने की थी। किसने की थी? जॉन किट्स। आंसर को क्या हो गया? डी। क्योंकि जॉन किट्स ही है जो ऑड टू ऑटम को क्या किए थे? लिखे थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जॉन किट्स वाज अ पोएट। जॉन किट्स किस तरह के पोएट थे? जस्ट बोले थे, रोमांटिक पोएट थे। मैंने कहा एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। कौन पोएट थे जी? रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन ऑड टू ऑटम किट्स डिटेलिंग विद, किसके साथ डिटेल कर रहा है? भैया ऑटम सीजन को पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंग को थोड़ू न करेंगे, विंटर को थोड़ू न करेंगे, समर को थोड़ू। पढ़ रहे हैं ऑटम को, बात करेंगे विंटर समर को, और जहाँ जाना है वही की बात करेंगे। तो किसको कर रहा है जी? ऑटम को कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ही वॉज बोर्न एंड डाइड इन। बोले थे उनका जन्म कब हुआ था? 1795 में। अब मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। कहाँ जन्म हुआ? इंग्लैंड में। अब मरे भी इंग्लैंड में थे, मरे कहीं और नहीं थे। तो क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया इसका आंसर। बहुत क्लैरिटी हमें लगता है, एक एक चीज़ मेरा बच्चा समझेगा यदि इस वीडियो को पूरा देखेगा। आई होप कि एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। जॉन किट्स वाज बोर्न इन, जॉन किट्स अभी जस्ट बोले थे इंग्लैंड में जन्म लिया था। कहाँ लिया था? इंग्लैंड में जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जॉन किट्स स्टडीड एट इनफील्ड। हम बोले थे क्लार्क स्कूल इनफील्ड नाम के जगह पे। कौन स्कूल जी? क्लार्क स्कूल इनफील्ड नाम के जगह पे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन। तो इंटरेस्ट किस में था? उनको क्रिकेट में भी था, उनको बॉक्सिंग में भी था। इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिकेट और बॉक्सिंग दोनों। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। क्योंकि हम बताए थे कि जॉन किट्स को क्रिकेट और बॉक्सिंग दोनों में इंटरेस्ट था। मैं आप बच्चों को कहूंगा कि मैंने अभी 5-10 मिनट में जो समरी बताया ना, उसको रिपीट कीजिए आंसर बनाने से पहले, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कहता है कि विर्गिल एनिल्ड, अभी जस्ट बात हुई थी, वाज ट्रांसलेटेड बाय। तो विर्गिल एनिल्ड को ट्रांसलेट कौन किया था? जॉन किट्स ने किया था। कौन किया था? जॉन किट्स ने किया था। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है ही डाइड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में जी? तो तुम ध्यान देखो, 1795 में जन्म लिए और 1821 में मर गए। 21 साल इधर हुआ, 5 साल इधर हुआ। कितने साल हुआ जी? 26। देखो किधर है बुआ? 26 साल में मर गए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ किट्स फर्स्ट पोएम? पहला पोएम का नाम था लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। क्या नाम था? लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। देखो सारा क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, कोई ऐसा नहीं। किताबें से तो है, किताब बताइए दिए हैं, तो वह क्या गया? किताबें से है, चैप्टरों से है, और चैप्टर जब समझाइए दिए हैं तो वह क्या गया? ये तो प्रैक्टिस सेट हुआ ना जी, ये तो प्रैक्टिस है। व्हेन किट्स फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड, किट्स के पहले पोएम को कब पब्लिश किया गया था? तो हम बताए हुए थे पोएम जो था ना बुआ, वो पब्लिश हुआ था 1814 में। अब पोएम का जो बुक था ना बुआ, पोएम का बुक ये हुआ था 1817 में। अब बताओ पोएम कह रहा है कि पोएम का बुक कह रहा है? पोएम कह रहा है 1814। अगला क्वेश्चन आइए। अगला कहता है हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड, पोएट्री का बुक आ गया पब्लिश्ड इन, तो नाम क्या था? तो पोएम के बुक का नाम था पोएम्स। अब पब्लिश कब हुआ? 1817। आंसर क्या हो गया? आगे आइए। कहता है हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वाज इंटाइटल्ड। क्लियर हो गए? आगे चलिए। Which season is called the season of mellow fruitfulness? माने रसदार फलों का सीजन किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है जी? ऑटम को। पढ़ रहे हैं ऑटम के बारे में। अब बात करिएगा स्प्रिंग का।
बात कर विंडो का, समर का, किसकी बात हम करेंगे? ऑटम की ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विद टू लोड एंड ब्लेस। ऑटम कॉन्स्पायर माने होता है षड्यंत्र करता है, साजिश करता है। किसके साथ? लोड और ब्लेस। लोड और ब्लेस का अर्थ होता है फलने फूलने में, माने पकने में किसके साथ साजिश करता है? तो ऑटम माने हुआ ऑटम सीजन, और मिलता किससे है? सन से, SUN सन। क्लियर? अगला कहता है Where does the vines run? Vines जो है ना, ये अंगूर की लताओं को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंगूर की लताएं। ना अंगूर का जो पेड़ का जो जिसमें लत्ती होता है ना, उसको कहते हैं। तो वो कहता है थैच पे। थैच जो बांस का बना हुआ मचान नहीं होता है जी, उसी को थैच बोला जाता है। बांस का जो बना हुआ मचान होता है जो लत्ती सब रखता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सी। और यही जब अंगूर बन पक जाता है तो उसको ग्रेप्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। तो मैच्योरिंग सन का क्लोज क्या होगा? सन और ऑटम, यही दोनों मिलकर के तो फल को पकाता है, बड़ा करता है। तो हो गया ऑटम। बात तो पहले किए हुए थे, तो आंसर क्या हो गया? डी, ऑटम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन स्टेंजा 2 माने दूसरे स्टेंजा में ऑटम इज कंपेयर्ड टू। तो हम बोले थे ऑटम का तुलना किससे किया जाता है? तो ऑटम का तुलना लेडी से किया जाता है। आपको वीमेन भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुद्दा इसलिए कि ऑटम सीजन में जो है ग्रेन माने होता है फसलों उपजता है, और हम लोग धरती को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। और धरती जो अन्न देती है उसको सोना कहते हैं, नहीं कहते हैं जी? तो ऑटम जो है क्या कहते हैं? धरती से सोना उपजने देती है, और धरती को हम माँ कहा जाता है। इसलिए लेडी से, माँ को लेडी से तुलना किया जाएगा ना जी, इसलिए लेडी होगा। वीमेन लिखा है, वीमेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेडी होता तो लेडी कर देते। देख लेना, दोनों में से जो कुछ रहे अपने हिसाब से दिमाग लगा लेना, वो तो हेबे करेगा। What is doing autumn on half whipped furrow? अधपका जो है ऑटम में क्या करता है? वो स्लिप करता है, केयरलेसली सोया हुआ रहता है। हाफ विप अधपका जो होता है ना फसल को देखो उसको साइड करके रख देता है, नहीं रख देता है जी, उसको कहता है हाफ विप फ्यूरो, स्लीपिंग। चलो बहुत बढ़िया, आगे हम पढ़ते हैं। कहता है कि ग्लीनर इज वन हु क्रॉप। ग्लीनर वो है जो क्रॉप माने कहते हैं क्या करता है? देखो ग्लीनर का काम होता है कि धान में काटने वाला नहीं होता मशीन जी, उसको ग्लीनर कहते हैं। या फसल को जो चुनने वाला जो मशीन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लीनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लीनर। तो चुनने वाले को क्या कहिएगा? काटने वाला तो नहीं कहेगा, पिक्स कहिएगा। क्या कहेगा? पिक करता है। क्या करता है? पिक करता है। अगला आइए, अगला कहता है अरे साहब जी इतनी खामोशी क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ट्विटरिंग। ट्विटरिंग माने होता है चुचुहाना इन द स्काई। स्काई में कौन? ऑटम सीजन में। तो ऑटम में फैलो जो होता है ना, जो पंछी का नाम है, छोटे छोटा पंछी होता है, वो आकाश में क्या करता है? चुचुहाता रहता है। अगला कहता है ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर डिपार्चर ऑफ। डिपार्चर माने चले जाने के बाद। तो देखो ध्यान रखना, ऑटम जो स्टार्ट होता है जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है, रेनी, तब आ जाता है ऑटम। क्या आ जाता है? ऑटम आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑटम। और ऑटम के बाद आ जाता है फिर विंटर, और विंटर के बाद फिर आ जाता है आपको क्या कहते हैं? विंटर के बाद, अभी विंटर के बाद जो सरस्वती पूजा है क्या हो जाता है जी? ध्यान से हट रहा है अचानक, देखो बड़ा अच्छा उसको सीजन का रानी कहा, ऋतुओं का राजा कहा जाता है, भूल रहा हूँ। एनीवे अगला अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज रिटन बाय। अभी जस्ट बोले थे
कि ब्यूटी का अर्थ होता है हमेशा, माने कि मन का ब्यूटी। कौन लिखा हुआ है? जॉन किट्स बोला है, और कौन बोलेगा? यही इतनी चीज़ें बोलते हैं। अगला कहता है कि एंड गैदरिंग फैलो ट्विटरिंग इन स्टीज टेकन। ये लाइन कहाँ से लिया गया? ये लाइन अभी पढ़े हैं। जब ये फैलो की बात हो, ट्विटर की बात हो, स्काई की बात हो, तो समझ लेना ऑड टू ऑटम की बात है। किसकी बात है? ऑड टू ऑटम की बात है। अगला ये, अब देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पहले सीजन्स ऑफ मेल्लो फ्रूटफुलनेस, माने रसदार फल की बात हो। जब ये मेल्लो फ्रूटफुलनेस की बात हो तो ऑड टू ऑटम, और लिखने वाला ऑड टू ऑटम कौन है? जॉन किट्स। जॉन किट्स की बात है तब। अगला ये कहता है अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर किट्स डिस्क्राइब टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। किसकी जी? नेचर, और नेचर के ब्यूटी, तो ब्यूटी हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जो ये हमारा जो चौथा नंबर चैप्टर है वो हो गया हमारा ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, लेकिन चौथा चैप्टर से इस जो मैंने आपको समरी समझाया था, उस समरी को यदि आप एक बार समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को ही मैं समझा रहा हूँ, तो आई कैन मेक यू श्योर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा किसी चैप्टर से, एक भी सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। क्योंकि अंत में जाकर मैं टेक्निक्स बता दूंगा कि सब्जेक्टिव को सॉल्व कैसे किया जाता है। जस्ट यू नीड टू वॉच ऑल वीडियोज ऑफ विद्यार्थम इंग्लिश एकेडमी महामैराथन। महामैराथन माने 12th के एग्जाम की सफलता की गारंटी। महामैराथन माने 12th के एग्जाम की सफलता की गारंटी। आप जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिए। हर चैप्टर वाइज में बाकी सारे को लेके आ रहा हूँ। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। क्या नाम है? एन एपिटाफ। एपिटाफ का अर्थ जो होता है ना, जो क्रिश्चियन रिलीजन में जब आप मर जाता है लोग, तो उन जहाँ मरता है वहाँ पे एक क्रॉस टाइप का, जरा देखिएगा, ऐसे क्रॉस टाइप का होता है, बना देता है। जैसे हम लोग हिंदू रिलीजन में जहाँ मरते हैं वहाँ पे क्या कहता है, जहाँ जलाया जाता है वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर टाइप का बना दिया जाता है। फिर मुस्लिम में भी एक छोटा सा मकबरा टाइप का बना दिया जाता है, लेकिन क्रिश्चियन में ऐसे क्रॉस। और यहाँ पे लिखा होता है उस व्यक्ति का बर्थ, माने जन्म कब लिया, डेथ मरे क्या, डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पर थे, और अचीवमेंट क्या उनका जीवन का है। इसी को कहा जाता है एपिटाफ। क्या कहा जाता है? एपिटाफ। इसको कह सकते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन माने होता है लिखा हुआ ऑन ग्रेव। किस पे जी? ग्रेव पे लिखा हुआ। किस पे? ग्रेव पे लिखा हुआ। ठीक है। ये जो पोएम है एन एपिटाफ, ये लिखा गया है वाल्टर डी ला मेर। और ये जो वाल्टर डी ला मेर है, ये फेमस थे चिल्ड्रेन पोएट के नाम से। किसके नाम से? चिल्ड्रेन पोएट। क्योंकि ये बच्चों की कविता बहुत बेहतर लिखते थे, जिसमें बच्चे के सुपर नेचुरल वर्ल्ड, जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, उनको बहुत बेहतर वो क्या करते थे, डिफाइन करते थे। ठीक है। और इनका जन्म जो है वो हुआ था 1873 में, मृत्यु 1956 में हुई थी। जन्म 1873, मृत्यु 1956 में हुई थी। किसका? वाल्टर डी ला मेर का। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कार्लटन नाम के विलेज में। विलेज का नाम क्या था जी? कार्लटन नाम था। केंट नाम के शहर में, और कंट्री का नाम तो इंग्लैंड जानते ही हैं, इंग्लैंड नाम के देश में। हालांकि एट द एज ऑफ 4 साल के ईयर में, एट द एज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान देना पड़ेगा। ये एट द एज माने तो उम्र ऑफ 4 साल के एज में जो है वाल्टर डी ला मेर ही लॉस्ट हिज फादर। अपने पिताजी को क्या कर दिए? खो दिए। THE फादर को खो दिए। इसीलिए ये सेटल्ड हो गए। कहाँ पे सेटल्ड? बाद में हो गए लंदन में। कहाँ जी? लंदन में वो क्या हो गए थे? सेटल्ड हो गए थे। वाल्टर डी ला मेर जो है बच्चों के पोएम के लिए बहुत फेमस था। उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम था पीकॉक पाई, पीकॉक पाई, और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। ये 2 उनके द्वारा लिखी गई
किताब है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक बनेगा, अभी बनेगा, 5 मिनट में बनेगा, यदि आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा तब। So your concentration should be very high in my class. If you want to solve all the objective type question, even subjective type question, then your concentration should be very high, very, very high. So develop your concentration for my class particular. Okay. तो कहता है कि पीकॉक पाई और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, ये 2 कविता का बुक उन्होंने लिखा था। एंड इवन दीज कहते हैं इतने सारा फेमिनिटी होने के बावजूद भी देयर इज अ मेलनकॉली, उनके अंदर में देयर इज अ मेलनकॉली। मेलनकॉली का अर्थ होता है उदासीपन। क्या जी? उदासीपन था मेलनकॉली। एक उदासीपन था, और उदासीपन इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज थे इन ह्यूमन कंडीशन, इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति इन मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में मानव में जो अमानवीय स्थिति आ गया है उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। पूछ देगा कि वॉल्टर डेलामे वाज had a melancholy because of condition, ये दे देगा गुड कंडीशन, बैड कंडीशन, पोएट्री या इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो आप देंगे इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉल्टर डेलामे फेमस वर्क इज पीकॉक पाई एंड, फिर तो 2 है, एक यदि पीकॉक पाई आ गया तो दूसरा सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन आ जाएगा, यदि पीकॉक पाई आ गया तो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्या जी? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये इनको क्या, क्वीन एलिजाबेथ, इनको 1953 में 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट माने बहुत पढ़े लिखे इंग्लैंड में दिए जाते हैं, बहुत अच्छे लिटरेचर के जो फील्ड में काम करता है उनको। इन्होंने अपनी कविता में, जिनका नाम है एन एपिताफ में, जब वो एक रास्ते से गुजरते हैं तो एक लेडी का जो है ना वहाँ पे वो जब गुजरते हैं तो ग्रेवयार्ड सब दिखता है, वहाँ पे एक लेडी का कब्र होता है जहाँ देख के कहते हैं कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ इंग्लैंड। सी कहाँ की था? इंग्लैंड की बहुत ही सुंदर लेडी थी। सी वॉज स्टेप एंड हार्ट, वो स्वतंत्र विचारधारा की थी, बट हर ब्यूटी वैनिसेज, हर ब्यूटी पासेज, उनकी खूबसूरती गुजर गई, उनकी खूबसूरती चला गया। कहता है कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वो पश्चिम के सभी देशों की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन समय के साथ ब्यूटी वैनिसेज, वैनिसेज माने गुजर गया। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा ब्यूटी वैनिसेज, वही ब्यूटी खाली स्थान, पासेज वैनिसेज, तो क्या होगा? वैनिसेज। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी क्या हो गया? गुजर गया। क्या हो गया? गुजर गया। अब कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, जबकि वो वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। और कहता है व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो हु रिमेंबर, कौन याद करेगा? हालांकि मैं कभी कभी आ जाता हूँ, बट कौन याद करेगा? कहना ये चाहता है कि ब्यूटी भी थी, ब्रेन विद ब्यूटी भी था, फिजिकल ब्यूटी था, मेंटल ब्यूटी था, but she was not used their mental beauty. She used only their physical beauty, and after death of her, no one is remembered because she has not done anything extraordinary for the society. That's the reason this poem is very important for a student. चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है जो अभी जस्ट बोले थे हम, एन एपिताफ वाज रिटन बाय, तो एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया है? हम बोले हैं एन एपिताफ जो लिखा गया वॉल्टर डेलामे, वॉल्टर डेलामे डी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वॉल्टर डेलामे बिलोंग टू, कौन से देश से? हम अभी जस्ट बोले हैं वो कहाँ के रहने वाले थे बुआ? इंग्लैंड के। और जो महिला की जो ब्यूटीफुल लेडी है, ये भी लेडी कहाँ की है? वो भी इंग्लैंड का है जी। हालांकि इंग्लैंड ही छोड़िए, वेस्ट कंट्री में वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, उतना सुंदर वेस्ट कंट्री में कोई हेब्बे नहीं है, इतना वो लेडी सुंदर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एक क्वेश्चन को जानिए, दिल से जानिए, दिल से समझिए। He was born in and died, देखो उनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? कार्लटन में हुआ था। ठीक है, ये कार्लटन कहाँ था जी?
केंट में था। अब मृत्यु 1956 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1956। तो आंसर क्या हो गया? ए। हालांकि 4 साल के ईयर में 4 इयर्स का जब था तो लंदन शिफ्ट हो गया था। कहाँ हो गया था? लंदन शिफ्ट हो गया था। ये अलग बात है कि वो लंदन शिफ्ट हो गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कि वॉल्टर डी लामे वाज फेमस फॉर। वॉल्टर डी लामे फेमस था किसके लिए? नेचुरल पोएम के लिए? जी नहीं, वो नेचुरल पोएम के लिए नहीं था। लव पोएम वो लिखता ही नहीं था, वो चिल्ड्रेन पोएम लिखते थे। कौन से पोएम लिखते थे? चिल्ड्रेन पोएम। और चिल्ड्रेन में उनके 2 फेमस किताब का नाम था। एक का नाम था पीकॉक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, पीकॉक पाई, और दूसरा का नाम था सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। बस ये 2 किताब उनका जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। तो चिल्ड्रेन पोएम हो गया। आगे चलिए, अगला है, कहता है द टोन ऑफ पोएम एन एपिटाफ इज। एन एपिटाफ का टोन क्या है? तो टोन माने कि लहजा। वो देख करके एक चीज बताओ, कोई आदमी बहुत सम्मानीय रहा हो, जिसके वजह से भी रहा हो, और उसके कब्र का दुर्दशा हुआ हो, तो खुशी तो नहीं होगा, एक उदासीपन है। क्या है जी? उदासीपन, जिसको हम कहते हैं मेलनकॉली। क्या कहते हैं? मेलनकॉली। अब ध्यान रखिएगा, ये उदासीपन जो है वो है इस वजह से इनह्यूमन। इनह्यूमन माने अमानवीय, कंडीशन माने स्थिति, इन मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में मानव में जो अमानवीय स्थिति आ गया है उसके लिए। अगला बढ़ते हैं, अगला कहता है क्वीन एलिजाबेथ II माने क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया? तो क्वीन एलिजाबेथ II जो उसको ऑनर्ड ऑफ मेरिट वो किया था 1953 में। किसके लिए? इन्हीं के काम के लिए, जो इनका किताब था बच्चों पे जो लिखते थे। बच्चे के जो नेचुरल सुपर नेचुरल वर्ल्ड है उसको बहुत बेहतर डिफाइन वो करते थे। अगला है, व्हाट इज एन एपिटाफ। एपिटाफ क्या है? तो एक कहता है इंस्क्रिप्शन ऑन वॉल। इंस्क्रिप्शन माने होता है लिखना, ठीक है ना? जैसे फ्लैट पे नहीं लिखते हैं या दीवार पे रगड़ रगड़ के लिखते हैं, उसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो दीवार पे तो नहीं है, वो क्या है जी? वो एपिटाफ जो है वो तो किसी के ग्रेवयार्ड, ग्रेव पे लिखा हुआ रहता है। डोम पे भी नहीं है, टाइल्स पे भी नहीं, किस पे है जी? ग्रेव पर। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वॉल्टर डी लामे वाज ऑनर्ड बाय 1953। ऑनर्ड सम्मानित किया किस प्राइज से जी? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कब? 1953 में उनको ऑर्डर ऑफ में। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है घुमा घुमा के। अगला कहता है इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू अ कंट्री। ब्यूटीफुल लेडी कंट्री से बिलोंग करती थी, ईस्ट से या वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से। कविता में कहता है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। विच कंट्री? वेस्ट कंट्री। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पश्चिम के देश के सबसे खूबसूरत महिला थी। आगे आइए, कहता है which of the following is the famous work of वॉल्टर डी लामे। वॉल्टर डी लामे का इनमें से कौन सबसे फेमस वर्क था? तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रिंसेस नहीं है, लेमिया नहीं है, नन, पीकॉक पाई। देखो वो 2 काम लिखे थे, एक लिखे थे पीकॉक पाई, देखो या तो पीकॉक पाई पूछ देगा, एंड दूसरा जो उनका किताब था वो था सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पीकॉक पाई वाला पूछा हुआ, तो अब वह कौन गया? सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। तो 2 इसके इंपॉर्टेंट थे, एक थे पीकॉक पाई और दूसरा था सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है द पोएट इज वरीड व्हेन ही डाइड विल हु विल।
पोएट जो है वो वरीड है, चिंतित है। क्या है? चिंतित है। कहता है कि व्हेन ही डाइड, जब वो मर जाएगा, कौन उसको रिमेंबर करेगा, याद करेगा? किसको? ब्यूटीफुल लेडी को। और ये ब्यूटीफुल लेडी कहाँ की है? ये वेस्ट कंट्री की है। कहाँ की है जी? वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री में पहला नाम किसका आता है? इंग्लैंड का आता है, चूँकि वो लेडी बिलोंग ही इंग्लैंड से करती थी। कहाँ से करती थी? इंग्लैंड से करती थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि द वर्ड क्रम्बल मीन्स, क्रम्बल का क्या होता है? तो क्रम्बल का अर्थ होता है डेथ। क्या होता है? डेथ, जिसको हम कहते हैं मृत्यु। ब्रेकअप नहीं, डेथ। आपके किताब के हिसाब से क्या है? डेथ। और डेथ होता भी है, तो आंसर क्या हो गया? डेथ हो गया। क्रम्बल का मीनिंग क्या हुआ बुआ? डेथ हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, ये लाइन लिया गया है, ध्यान रखिए, इस तरह से लाइन पूछा था। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी, तो लाइन था ब्यूटी वैनिसेज या ब्यूटी पासेज। क्या जी? ये लाइन था ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। ब्यूटी क्या होता है? वैनिश, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है जी? धीरे और धीरे धीरे क्या होता है? गुजर भी जाता है। क्या क्या होता है जी? गुजर जाता है। अगला क्वेश्चन आइए। तो थैंक यू, आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक का मैराथन पार्ट 1 खत्म आज हुआ है, अभी कर रहे हैं हम लोग। मैं आप सभी छात्रों से दिल से उम्मीद करता हूं कि यू गाइज विल वॉच कंप्लीट वीडियो, पूरे वीडियो को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने हर चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं। तो हर एक चैप्टर को थोड़ा वीडियो लंबा गया है, लंबा टाइम का है, लेकिन कहने का अर्थ है यदि आपको 5-7 माह मैराथन देखने के बाद 100 नंबर की तैयारी हो जाती है तो कौन सा बहुत दिक्कत है। क्लियर? तो एक एक चैप्टर को बहुत ध्यान से इसमें पढ़िए, वॉच कीजिएगा, और एक बार नहीं 2 बार वॉच कीजिएगा। मैंने हर चैप्टर से 20-22 क्वेश्चन उठाए हैं चैप्टर के हिसाब से। जैसे इसमें से तो 14 ही उठाए थे, कुछ चैप्टर से मैंने 25 भी ऑब्जेक्टिव उठाए, जो बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, सफिशियंट है। डेफिनेटली वॉच कीजिए, एंड आई एम होपिंग फॉर यू फ्रॉम योर गाइज कि यू विल वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड यू विल साइमल्टेनियसली शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। एग्जाम का टाइम है, हर किसी को देखने का राइट्स है। देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, आप लोग लाइक कीजिए, कहीं दिक्कत है कमेंट कीजिए, ताकि अभी प्रारंभ है तो कहीं मिस्टेक होगा तो मैं इसको ठीक कर लूँगा, आपको कहीं डाउट होगा तो उसको क्लियर कर दूँगा। एंड आपके लाइक, सब्सक्राइब और आपके जो शेयर है, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियो फॉर यू गाइज, not for only class 11th 12th. Even soon I'm coming with English spoken course that will give immense opportunity to develop your English understanding and speaking. So I hope you all student please watch the video और 12th के फतह को हासिल कीजिए। विजय भव।